चलिए आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। जैसे कि मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX और उसकी रिएक्शन हम मेटल से कराएंगे। तो कौन कौन सी मेटल से कराने वाले हैं? एक तो मैग्नीशियम से और एक सोडियम से। ठीक है। तो जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। और अगर एल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करेगा तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है वुर्ज रिएक्शन कहते हैं उसे। ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड है, यानी मेरे पास RCl या RBr या RI है। इन तीनों में से कोई भी है और उसकी रिएक्शन जब कभी भी मेटल से कराते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होता है। अब ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है और इसको सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। उसी के नाम से ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट नाम पड़ा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है क्या? देखिए, जैसे मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX, यहाँ XCl भी हो सकता है, Br भी और I, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया RX और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो RX प्लस Mg ये मिलके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका नाम होगा RMgX। R हो गया हमारा एल्काइल, Mg को बोल दिया हमने मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और X हो गया हैलाइड। ठीक है। तो RMgX यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जनरली ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोला जाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने जो एल्काइल हैलाइड लिया है, यानी RX जो लिया है मैंने, वो ले लिया है इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? CH3CH2MgBr, यानी कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब देखिए, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन फिर भी जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। तो आप देख पा रहे हो कि R और Mg के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, यानी एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा R है एल्काइल ग्रुप, उस पर पार्शियल नेगेटिव पोल है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इनको पोल्स बोला जाता है। यानी यहाँ जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो पोलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पोल्स। क्लियर? इसलिए हम इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि Mg और X के बीच में ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो आयनिक नेचर का होता है। यानी इसके अंदर कोवेलेंट और आयनिक दोनों नेचर पाई जाती हैं। क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं तो इस वजह से वो किसी भी ऐसे सोर्स से जो उसे प्रोटॉन दे सकता है उससे बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि RMgX ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और यहाँ हमने लिया है H2O। आपको पता है H2O इज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं।
तो RMGX और वाटर की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और उसके बाद जो है हमारा RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। RH माने हाइड्रोकार्बन, R जैसे कि CH3, ठीक है। तो RH का मतलब क्या हो गया, CH3H डेट इज CH4, क्लियर है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर यहाँ पर सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, तो वाटर जो है RMGX को प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा, तो इससे RMGX कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, प्लस साइड प्रोडक्ट इज MgOH। अब देखो केवल वाटर ही नहीं होता सोर्स ऑफ प्रोटॉन, वाटर की जगह एल्कोहल भी हो सकता है। एल्कोहल जो है RMGX को जो है प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा, तो अगेन RMGX जो है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, साइड प्रोडक्ट इज MgORX, ठीक है। अब चाहो तो आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि RMGX और वाटर हो गया HOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि ये R और ये H आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, RH प्लस अब क्या बच जाएगा MgX और OH, तो इसको लिख देंगे MgX और OH। उसी तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की और एल्कोहल की रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि ये बन जाएगा हमारा RH डेट इज हाइड्रोकार्बन प्लस Mg और X और OR, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने देखा ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाटर से बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हमेशा ड्राई कंडीशन में या एनहाइड्रस कंडीशन में ही स्टोर करके रखना चाहिए, वरना खराब हो जाएगा, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है RX, वो जिस मेटल से रिएक्ट करेगा उसका नाम है सोडियम, क्लियर है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल है RX और RX, ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं हमने एल्काइल हैलाइड के, और उसकी रिएक्शन सोडियम से करा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से ये 2NaX रिमूव हो जाएगा, यहाँ से 2NaX रिमूव होने के बाद क्या बच जाएगा, डेट इज R और R बॉन्ड R, ये बन जाएगा, और यहाँ से 2NaX जो है रिमूव हो जाएगा। वैसे 12th के हिसाब से इसकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगा। फिर भी आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे ये हमारा जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया था RX, ठीक है। तो मान के चलो अगर इस एल्काइल हैलाइड के अंदर दो कार्बन हैं, तो प्रोडक्ट साइड में जो हमें R बॉन्ड R मिल रहा है, तो इसका मतलब R बॉन्ड R के अंदर कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। यानी वुड्स रिएक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें जो है कार्बन की संख्या डबल करनी होती है, कार्बन के नंबर डबल करने होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कन्वर्जेंस में यूज होता है। कन्वर्जेंस दो तरीके के होते हैं, एक एसेंट ऑफ सीरीज और एक डिसेंट ऑफ सीरीज। तो एसेंट ऑफ सीरीज में क्या होते हैं कि ऐसे कन्वर्जेंस आते हैं जिसमें कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं, क्लियर है। तो ऐसे सभी कन्वर्जेंस जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज, क्लियर है। जैसे आए अगर कोई कन्वर्जन के मीथेनॉल से इथेनॉल, तो मीथेनॉल में तो एक कार्बन है और इथेनॉल में दो कार्बन है, तो मीथेनॉल से इथेनॉल में जो कन्वर्जन हो रहा है तो ये एसेंट ऑफ सीरीज का एग्जांपल है। तो वुड्स रिएक्शन का यूज हम एसेंट ऑफ सीरीज के कन्वर्जन करने में करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन संख्या जस्ट दुगनी हो जाती है, क्लियर है। अगर हमारे पास दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड होगा तो हमें जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसके अंदर जस्ट दुगने यानी 4 कार्बन होंगे। अगर यहाँ पर 4 कार्बन हुए RX के अंदर तो इसके पास कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे, क्लियर, जस्ट दुगने हो जाते हैं। उसके बाद अब हम जो है हेलो एरियंस की रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
क्लियर? हेलो एरिन्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो एरिन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इस तरीके से शो करते हैं, जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ता है, उनको हेलो एरिन्स कहते हैं। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। क्लियर है? तो ऐसे सभी कंपाउंड्स की रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये कहा जाता है कि हेलो एरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हेलो एरिन्स जो है लगभग ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, या हम इसी चीज़ को कह देते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहता है कि देखिए, जैसे कि ये मेरे पास एक हेलो एरीन है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन में Cl बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है और इसके अंदर रेजोनेंस जो है होती है। रेजोनेंस कैसे होती है? आप देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। क्लियर है? अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो तुरंत क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी वापस से 4 करने के लिए यहाँ जो आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसमें से एक बॉन्ड उठकर एज अ लोन पेयर इस कार्बन पर आ जाता है। जैसे ही इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर इस कार्बन पे आ जाएंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? और क्योंकि Cl के पास पहले 3 लोन पेयर थे, अब केवल 2 ही लोन पेयर रह जाएंगे, तो उस वजह से Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये डबल बॉन्ड कैसे आया वो आपको पता ही है। ये डबल बॉन्ड आया था जब ये लोन पेयर जो है यहाँ पर आया था। ठीक है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ था। क्लियर है? बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ वही हो रहा है कि ये जो लोन पेयर है वापस से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, इस पोजीशन पे आके लोन पेयर वापस से डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ जो आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड उठकर एज अ लोन पेयर इस कार्बन पर आ जाएंगे। मतलब इस तरीके से ये रिएक्शन, ये रेजोनेंस आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो है हमें आगे की रिएक्शंस जो हैं, आगे की स्ट्रक्चर्स आप खुद बना सकते हो। हमारा आंसर जो है सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही आ सकता है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कार्बन है और यहाँ पर हेलोजन है। क्लियर है? तो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। लेकिन रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। आप देख रहे हो पहले तो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? तो इस वजह से जो है हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी थोड़ा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हेलो एरिन्स के केस में C और X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। उसकी वजह से हेलो एरिन्स की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न जो है वो है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जो एक ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है वो तो हेलो एरीन की स्ट्रक्चर बनाई है, और ये वाली जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो स्ट्रक्चर एक हेलो एल्केन की है। क्लियर है? अब देखिए, हेलो एरीन के अंदर जो हमारा हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जबकि हेलो एल्केन के अंदर हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब क्योंकि sp2 और sp3 में
कंपेयर करें तो sp2 के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये माना जाता है कि sp2 कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। ठीक है, तो क्योंकि sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इसकी वजह से sp2 कार्बन C बॉन्ड X के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड किए रखते हैं और इजीली उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन को आसानी से नहीं देते, क्योंकि CsP2 यानी ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये कार्बन C बॉन्ड X के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किए रखता है और हेलोजन को आसानी से उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफर नहीं होने देता। क्लियर है? तो इस वजह से भी जो है अगेन हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो ये दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न हेलो एरिन्स के अंदर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और वह कार्बन C बॉन्ड X के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किए रखता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन को आसानी से जो है ट्रांसफ़र नहीं होने देता। क्लियर है? उसके बाद अब हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाय OH। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जैसे ये एक सेकेंड, हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है। हम क्या करने वाले हैं, इस क्लोरोबेंजीन में जो Cl है उस Cl की जगह पर OH जो है लगा रहे हैं, यानी Cl को रिप्लेस करके OH आना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो रीजेंट्स हम यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं एट 623 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। उसके तुरंत बाद फिर हम किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं। ये दोनों काम कराने के बाद हम देखते हैं कि Cl की जगह पर OH आ जाता है। क्लियर है? अब ये माना जाता है कि अगर क्लोरोबेंजीन के अंदर बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इससे बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे सभी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाते हैं, जिनमें से NO2 उसका एक एग्जाम्पल है। तो मान के चलिए अगर क्लोरोबेंजीन के अंदर बेंजीन रिंग से NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और वो भी स्पेसिफिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है अगर NO2, तो क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है? ये रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और क्यों बढ़ जाती है उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो आप देख रहे हो नीचे वाली रिएक्शन के अंदर मैंने क्या किया है कि NO2 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पैरा पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया है। पैरा पोजीशन पे कनेक्ट करते ही जो रिएक्शन पहले 623 केल्विन पर हो रही थी, अब वही रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे होना शुरू कर देती है 443 केल्विन पर। ये जो टेम्परेचर लो हुआ है यही इस बात को शो कर रहा है कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है जो हेलो एरीन की, वो क्या हो रही है, बढ़ गई टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। क्लियर है? अगली रिएक्शन में मैंने क्या करा है कि पैरा पर तो NO2 था ही पहले, अब मैंने ऑर्थो पे और लगा दिया है, यानी एक साथ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है मैंने बेंजीन से कनेक्ट कर दिए। तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो पहले 443 केल्विन पर हो रही थी रिएक्शन वो सिर्फ 368 पे होने लगी। और उसके बाद फिर मैं अगर एक और NO2 कनेक्ट कर दूं, यानी अब की बार 3 NO2 जोड़ दिए मैंने रेस्पेक्टिवली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो 3 NO2 जोड़ दिए तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि Cl की जगह OH रिप्लेस करने के लिए ना तो मुझे किसी NaOH की ज़रूरत पड़ेगी और ना H पॉजिटिव की। हमारी क्लोरोबेंजीन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी कि वो डायरेक्ट H2O से OH लेकर
और Cl की जगह पर वो लग जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब वाटर से ही OH जो है एक्सेप्ट करने लग जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है। तो अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि NO2 का जो इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही बताया है, मेटा पोजीशन पर नहीं बताया। तो ऐसा क्यों? तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लाइन में ये लिख रहा है कि द इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, however no effect on reactivity of haloarine observed by the presence of electron withdrawing group at meta position। यानी कह रहा है कि NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर NO2 मेटा पोजीशन पर जुड़ जाता है तो हेलोएरिन की रिएक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों, वो चीज़ अब हमें समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। यानी NO2 का इफेक्ट ऑर्थो पैरा पर ही क्यों होता है, मेटा पर क्यों नहीं होता। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, मान के चलो सबसे पहले ये हमारी क्लोरोबेंजीन थी और इस क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर मैंने NO2 को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। अब NO2 हमारा क्या होता है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो NO2 क्या करेगा कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इन डबल बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो NO2 सबसे पहले इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी तरफ जो है शिफ्ट करता है। क्लियर है। तो कैसे करेगा वो देखते हैं हम वापस से, एक सेकंड। देखिए होगा क्या, जैसे ही NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करना शुरू करेगा तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होके इस कार्बन पर आ जाएंगे। क्लियर है। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आ जाएंगे तो इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास जो है एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। वो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सीधे इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है। OH नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जबकि इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए ये वाली स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो OH है वो इस कार्बन पर जाकर जुड़ गया, OH इस कार्बन पर जुड़ गया, ठीक है। और इस कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा बेंजीन रिंग पर आ गया तो इससे अब ये स्पीशीज कहलाई कार्बन आयन। कार्बन आयन वो स्पीशीज होती हैं जिनमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब हमारी ये स्पीशीज कार्बन आयन हुई, ठीक है। अब क्या होगा कि रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी बेंजीन रिंग पर फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन पर डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट घट जाएगा और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट घट जाएगा तो ये हमारी जो स्पीशीज है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ है वो कार्बन आयन स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन आयन पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इस कार्बन आयन के पास जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो पूरी बेंजीन रिंग पर डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स कैसे हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ के बॉन्ड बना लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वो एज अ लोन पेयर इस कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले नेगेटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पे था
पहले नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे था, अब नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ आ गया। क्लियर है? अगली स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज और आगे बढ़ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार क्लियरली दिखाना चाहता हूँ कि पहले नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे था, ये कार्बन, ठीक है, फिर रेजोनेंस की वजह से ये अगले कार्बन पे आ गया, फिर रेजोनेंस की वजह से फिर आगे शिफ्ट हो गया। इसी को कहते हैं डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जो है डिस्पर्स होगा तो इसका इफेक्ट घट जाएगा और हमारा जो कार्बन आयन है वो क्या हो जाएगा, इट गेट स्टेबलाइज। क्लियर? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो फाइनली जो है क्या होगा कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है, फाइनली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही यहाँ से Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ OH ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से Cl की जगह पे OH आ जाता है। क्लियर है? एक चीज़ और यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि जिस कार्बन पर NO2 जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब जो है NO2 अपना इफेक्ट शो कर रहा है पैरा पोजीशन पर। क्लियर है? जिस कार्बन पर NO2 जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ आपको देखनी है। अगर उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो NO2 अपना इफेक्ट शो कर रहा है। अब देखो अगली स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि हमने NO2 को ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट कर दिया है और ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट करने के बाद जैसे ही NO2 अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इस कार्बन पर Cl और OH दोनों आ जाएंगे। यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ OH Cl और OH दोनों आ जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? इस कार्बन पर अब रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। ये देखो शिफ्ट होता चला जा रहा है, यानी डिस्पर्सल हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। फाइनली क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर भी आपको क्या चीज़ ध्यान से देखनी है वो ये है कि देखो यहाँ जो NO2 है, दिस इज NO2, यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये जैसे NO2 है, NO2 जिस कार्बन पर कनेक्टेड है, जैसे NO2 इस कार्बन पर कनेक्ट है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 अपना इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन जब NO2 मेटा पर जुड़ जाता है, यहाँ पर मेटा पर जुड़ गया, ठीक है ना, मेटा पर जुड़ गया, तो अब आप मुझे इनमें से कोई सी भी एक ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता सकते हो जिनमें कि उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो जिससे NO2 जुड़ रहा है। यानी कि अगर हम पहली स्ट्रक्चर में देखें, क्या इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया पहली स्ट्रक्चर में? नहीं। दूसरी स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या इस कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज आया? नहीं। तीसरी स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया? नहीं। इसका मतलब मेटा पोजीशन पर NO2 अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। और यही क्वेश्चन था कि मेटा पोजीशन पर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्यों नहीं शो कर पा रहा। क्लियर है? तो इसके जवाब में भी आप देख लेना NCERT में, इसको रीड कर लेना। मैं एक बार बता देता हूँ उसमें क्या लिख रहा है। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। यानी कि जब NO2 बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो NO2 उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, उससे बेंजीन रिंग पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH नेगेटिव उस पॉजिटिव चार्ज पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्लियर है? अब जैसे ही OH नेगेटिव बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा तो कार्बन आयन बनेगा और वो कार्बन आयन जो बना है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज
हो जाता है। क्लियर है? फिर क्या लिख रहा है, द नेगेटिव चार्ज अपीयर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन with respect to halogen substituent is stabilized by NO2, while in case of metanitrobenzene none of the resonating structure bear the negative charge on carbon atom bearing the NO2 group। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्थो और पैरा के केस में NO2 जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो इस बात को शो कर रहा है कि NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन मेटा पोजीशन पर जब NO2 जुड़ जाता है तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं दिखाई देती जिसमें कि उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो जिससे NO2 जुड़ा हुआ है। देयरफॉर इस वजह से the presence of NO2 group at meta position does not stabilize the negative charge and hence no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta positions। ठीक है,